चैप्टर 3 अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन। अच्छा, इसमें डेफिनेशंस पहले कुछ कुछ है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर हु इज इंटरेस्टेड विद सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या फिर कंपनी का एग्रीमेंट, या फिर जीएम में रेजोल्यूशन, या फिर बीएम में रेजोल्यूशन। और है, सबके बीच में और है। इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स का पावर है रूटीन नेचर का, तो उसको डीम्ड नहीं मानेंगे कि सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा। क्या क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, जैसे कि पावर टू अफिक्स कॉमन सील ऑन एनी डॉक्यूमेंट, ड्रॉ या इंडोर्स चेक और या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या फिर साइन अ शेयर सर्टिफिकेट, या फिर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन और ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन है मैनेजर का, इंडिविजुअल हु इज सुपर इंटेंडेंस, हु सब्जेक्ट टू सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बीओडी, बीओडी के नीचे रहता है, इसका मतलब ये हैज़ होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स, अफेयर्स ऑफ द कंपनी, उसके पास पावर है। लेकिन होल होगा तो उसका मतलब एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा मैनेजर कदापि नहीं हो सकता है। अच्छा, केएमपी, केएमपी में कौन कौन आता है? ऊपर लाइन में देख लो, सीईओ, सीएस, सीएफओ, सीईओ, सीएस, सीएफओ। फिर ऑफिसर, डायरेक्टर से एक लेवल नीचे जो एम्प्लॉयमेंट में है और उसको केएमपी का डेजिग्नेशन दिया गया है। ऑफिसर्स नॉट लेस देन, सॉरी नॉट मोर देन वन लेवल बिलो, सिर्फ एक लेवल ही नीचे बस। और फिर उसके बाद आएगा एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर, ये लोग सब केएमपी माना जाता है, की मैनेजरियल पर्सन। अच्छा, कोई नॉन डायरेक्टर एमडी बन सकता है क्या? नहीं। मैनेजर डायरेक्टर होना ज़रूरी है क्या? नहीं। ज़रूरी क्या, मैनेजर डायरेक्टर होता नहीं है, वो इंडिविजुअल होता है। एम डी डब्ल्यू टी डी रोटेशनल हो सकता है, हाँ। एडिशनल हो सकता है, हाँ। एम डी, एम डी रह सकता है अगर उसका डायरेक्टरशिप का टेन्योर ख़त्म हो गया है तो? नहीं। कौन बड़ा है, एम डी या फिर बी ओ डी? बी ओ डी बड़ा है। अच्छा, सेक्शन 196 अपॉइंटमेंट ऑफ एम डी डब्ल्यू टी डी मैनेजर, अगली ऑडियो में। सेक्शन 196 अपॉइंटमेंट ऑफ एम डी डब्ल्यू टी डी मैनेजर। नो कंपनी शैल एम्प्लॉय मैनेजर एमडी एट द सेम टाइम। एक कंपनी में एमडी मैनेजर दोनों नहीं हो सकता, कोई एक ही हो सकता है एक बार में। अच्छा, जो एम डी डब्ल्यू डी मैनेजर है, ये लोग को मैक्सिमम टर्म 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं एक बार में। फिर उसके बाद रीअपॉइंट ज़रूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, रीअपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन रीअपॉइंटमेंट उसको बताएंगे कब? नॉट बिफोर 1 ईयर फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ इस टर्म। कोई अगर 5 साल के अपॉइंट करिए तो 4 साल से पहले उसको मत बताना कि तुमको हम रीअपॉइंट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद उसका कुछ क्राइटेरिया है कौन कौन अपॉइंट हो सकता है। पहला क्राइटेरिया सेक्शन में है एक सेट, और दूसरा सेट है वो शेड्यूल में है। सेक्शन में, सेक्शन 196 में क्या क्या है? एज, एज नॉट बिलो 21 एंड नॉट अबव 70, मतलब बिटवीन 21 टू 70, बिटवीन 21 टू 70। इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट या फिर एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट। अच्छा, वो कोई क्रेडिटर का पैसा सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए, या फिर कोई कम, मतलब कोई उसे, मतलब कोई कुछ भी सस्पेंड पूरा नहीं करे या फिर कुछ उसे सेटलमेंट कर दे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कन्विक्टेड बाई कोर्ट नहीं होना चाहिए, एंड सेंटेंस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने से ज़्यादा के लिए कोई जेल नहीं होना चाहिए कन्विक्ट होने के बाद, या कन्विक्ट भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर वो 70 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं दो सिनेरियो में। पहला है कि एसआर पास कर लो, और जो एसआर पास करने के लिए जो मीटिंग बुलाओगे, वो मीटिंग का जो नोटिस दोगे, नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा जस्टिफिकेशन के साथ। अच्छा, अगर एसआर पास नहीं हुआ लेकिन ओआर जितना पास हो गया है, तो फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखो, और सेंट्रल गवर्नमेंट मान जाए तो फिर तब आप उसको रख सकते हो। ठीक है। इस सेक्शन में और क्या क्या लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5, बाकी सेक्शन को मद्देनजर रखते हुए टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट क्या क्या होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए बताते हैं। कि बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होना चाहिए, पहला। दूसरा, शेयर होल्डर का जनरल मीटिंग में अप्रूव होना चाहिए, किसी को भी रखने से पहले या उसका पैसा रखने से पहले ये सब चीज़ ध्यान देना होगा। बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, और अगर मतलब पार्ट 1 का कोई भी आइटम
उसका शेड्यूल 5 का पार्ट 1 का कोई भी टर्म्स वैरी कर रहा है या फिर वो 70 साल वाला चीज़ वैरी कर रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, जो भी नोटिस होगा बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग का, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रेमुनरेशन जो भी इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ हम लोग को लिखना होगा। MR1 में हम लोग को चीज़ रिकॉर्ड करना है, जो भी डायरेक्टर आया हम लोग का, जिसको हम लोग डायरेक्टर बनाए, MD मैनेजर, नॉट डायरेक्टर, MD मैनेजर, MD मैनेजर, उन लोगों का रिकॉर्ड्स MR1 में रखना होगा। MR1 को फाइल करना पड़ेगा ROC के पास विद इन 60 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। अच्छा, अगर किसी को बोर्ड मीटिंग में रख लिए लेकिन फिर जनरल मीटिंग में उसको शेयर होल्डर अप्रूव किया ही नहीं, तो बोर्ड मीटिंग से लेके जनरल मीटिंग के बीच में अगर वो कुछ काम किया तो फिर वो वैलिड रह जाएगा, वॉइड नहीं होगा। ये जो भी सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू, अच्छा सेक्शन का कुछ पार्ट्स है विच इज़ नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी। कौन सा पार्ट? यही 4 और 5, सब सेक्शन 4 और 5 क्या है वो? BOD वाला, जनरल मीटिंग वाला, CG वाला, और ये वॉइड नॉन वॉइड वाला, ये जो पार्ट्स है ये सब प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, प्रोवाइडेड 92(137) फॉलो हो रहा हो तो। अच्छा, जो 5 साल वाला टर्म है वो भी गवर्नमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 5 साल से ज़्यादा या फिर जो 4 साल 1 साल वाला बात था वो भी गवर्नमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसमें थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि MD WD एक साथ हो सकता है, हाँ। MD मैनेजर एक साथ हो सकता है, नहीं। 2 MD हो सकता है क्या? हाँ, 2 MD हो सकता है। 2 मैनेजर हो सकता है क्या? नहीं, 2 मैनेजर नहीं हो सकता। कोई MD लाइफ भर के लिए अपॉइंट कर सकते हैं क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हैं। किसी 21 साल से कम का कर सकते हैं कि नहीं? नहीं। 70 साल से ज़्यादा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस है, वो SR वाला, ES वाला, CG वाला। अ, बस ठीक है, और तो कुछ नहीं है सेक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। शेड्यूल 5 जो है उसमें 4 पार्ट हैं। इस सेक्शन जो भी था सेक्शन 196 उससे रिलेटेड है पार्ट 1। पार्ट 1 में लिखा हुआ है एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर MD मैनेजर। सेक्शन 196 में जो जो कंडीशंस था उसके अलावा कुछ एडिशनल है जो कि पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 में है। वो क्या क्या है? पहला, ही शुड नॉट बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजमेंट फॉर एनी पीरियड, एक दिन के लिए भी उसको जेल नहीं होना चाहिए, या फिर फाइन 1,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसमें? 19 एक्ट है उसमें, 19 एक्ट है उसमें एक दिन से भी ज़्यादा के लिए जेल या फिर 1,000 रुपये से ज़्यादा का फाइन नहीं होना चाहिए। इसके बाद है कि उसको डिटेन्ड फॉर एनी पीरियड नहीं होना चाहिए अंडर कॉफ़ी पोसा। कॉफ़ी पोसा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974, कॉफ़ी पोसा एक्ट में डिटेंशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, एज 21-70 वाला पॉइंट इसमें भी है, SR वाला पॉइंट इसमें भी है, CG वाला पॉइंट इसमें भी है, मतलब सेम हो गया ये। और चौथा है इसका कंडीशन कि वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। रेसिडेंट का मतलब एनी पर्सन in staying in India for a continuous period for more than 12 months immediately preceding such appointment, or and who has come to stay in India for taking up employment or carrying on business vacation। रेसिडेंट डायरेक्टर में 182 डेज था, इसमें 12 महीना ही वो रेसिडेंट डायरेक्टर था, ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अच्छा, दिस पार्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी जो SEZ में काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट, अगर जो A और B, फर्स्ट और सेकंड की 19 एक्ट्स में एक एक दिन के लिए भी जेल नहीं, 1,000 रुपये से ज़्यादा का फाइन नहीं, और कॉफ़ी पोसा में डिटेंशन नहीं, ये जो चीज़ है, ये चीज़ अगर हो गया है, इसमें डिस्क्वालीफाई पर्सन हो गया, तो फिर आप CG का अप्रूवल लेके उसको अपॉइंट कर सकते हो एज MD मैनेजर। अच्छा, एक बार परमिशन ले लिए तो उसको फिर जितना बार अपॉइंट करना करते रहो करते रहो करते रहो, अनलेस दोबारा वो कन्विक्ट हो जाए या फिर दोबारा डिटेन हो जाए, तब उसके बाद फिर से फ्रेश परमिशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। शेड्यूल 5 पार्ट 1 खत्म। इसके बाद है सेक्शन 197। सेक्शन 197 ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन एंड मैनेजरियल रेम्युनरेशन इन केस ऑफ एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स। ये जो पूरा सेक्शन है 197, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट रेम्युनरेशन टू नॉर्मल डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, independent director, and also manager. In other words, remuneration is up. This section talks about remuneration to all directors, including managerial person
एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैनेजरियल पर्सन मतलब एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर। ठीक है। टोटल रेम्युनरेशन एक कंपनी जो पे कर सकता है पेबल बाय ए पब्लिक कंपनी टू ऑल डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स shall be less than equal to 11% of net profits as per section 198 plus one adjustment। मतलब टोटल रेम्युनरेशन पेबल बाय पब्लिक कंपनी टू ऑल डायरेक्टर्स शैल बी लेस देन इक्वल टू 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स एज पर सेक्शन 198 प्लस वन एडजस्टमेंट। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198, उस 198 में जो लिखा है वैसे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। एक एडजस्टमेंट क्या है कि उस समय जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें हम लोग ये रेम्युनरेशन को भी रिमूव करते हैं तभी नेट प्रॉफिट में आते हैं, तो वो उस समय रिमूव किए बिना जो बच रहा है उसका मान लेते हैं, उतना ही है। और फिर उसका 11% मैक्सिमम आप दे सकते हो सबको। उससे ज्यादा अगर आपको देना है तो आपको शेयर होल्डर का परमिशन चाहिएगा जनरल मीटिंग में। क्या परमिशन? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सब्जेक्ट टू शेड्यूल 5। इन सब के अलावा छोटा मोटा और कंडीशंस भी है कि एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर मतलब मैनेजेरियल पर्सन, इनको इंडिविजुअली या 5% दे सकते हैं और एग्रीगेट 10% दे सकते हैं। कोई एक बंदा को 5% मैक्सिमम दे सकते हैं और सारे बंदों को मिलाकर मैक्सिमम आप कंपनी का 10% ऑफ नेट प्रॉफिट दे सकते हैं। नेट प्रॉफिट वही जो 198 प्लस एडजस्टमेंट वाला है। और डायरेक्टर्स अदर देन एमडी डब्ल्यूटीडी मतलब नॉर्मल डायरेक्टर्स, सस्ते डायरेक्टर्स, उन सबको मिला के मैक्सिमम आप 1% दे सकते हैं। और अगर कंपनी में एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डायरेक्टर्स ही है, तो उन सबको मिला के आप 3% दे सकते हैं। तो क्या क्या लिमिट्स हो गया? सारों को मिला के 11%, इंडिविजुअल मैनेजेरियल पर्सन को 5%, एग्रीगेट ऑफ ऑल मैनेजेरियल पर्सन को 10%। फॉर डायरेक्टर्स अदर देन मैनेजेरियल पर्सन उनको आप दे सकते हैं 1%। एंड इफ द कंपनी डजेंट हैव एनी मैनेजेरियल पर्सन, ओनली नॉर्मल डायरेक्टर्स, नॉर्मल डायरेक्टर्स को मैक्सिमम 3% दे सकते हैं। मैक्सिमम है सारा। इक्वल टू आप इतना भी दे सकते हैं, 11, 5, 10, 1, 3 इतना भी दे सकते हैं। इस लिमिट को अगर क्रॉस करना है तो आपको शेयर होल्डर का परमिशन लगेगा फर्स्ट। दूसरा शेड्यूल 5 का अप्रूवल लगेगा सब्जेक्ट टू शेड्यूल 5। और तीसरा पीएफआई का अप्रूवल लगेगा। पीएफआई मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर या फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर, इन सभी का। हाँ, इसमें भी कंडीशन है, अगर आप कोई डिफॉल्ट किए हैं इन लोगों का पैसा में, किसका? बैंक, पीएफआई, डिबेंचर होल्डर नॉन कन्वर्टेबल वाला या सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो ही इन लोगों का आपको परमिशन लेना पड़ेगा। इसका परमिशन शेयर होल्डर का परमिशन से पहले लेना पड़ेगा। ठीक है। और तीसरा कंडीशन जो है, पहला हो गया इसको क्रॉस करना है अगर, तो पहला हो गया शेड्यूल 5, दूसरा हो गया पीएफआई और तीसरा हो गया शेयर होल्डर। शेयर होल्डर में भी 11% को क्रॉस करना तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और कोई छोटा छोटा लिमिट्स को क्रॉस करना है 5, 10, 1, 3 तो स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, इन सारे लिमिट्स को कैलकुलेट करते समय हम लोग जो फीस दे रहे हैं कोई भी डायरेक्टर को, वो फीस को नहीं इसमें इंक्लूड करेंगे, फीस अलग से ही मानेंगे। कौन सा फीस? सिटिंग फीस अंडर सेक्शन 197(5). 197(5) वाला जो सिटिंग फीस है उसको इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा, कंपनी के पास अगर कोई प्रॉफिट नहीं है या फिर इतना प्रॉफिट नहीं है कि हम लोग दे पाए, तब हम लोग को जो मतलब ये रेम्युनरेशन है, दैट शैल बी कैलकुलेटेड सब्जेक्ट टू शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में जितना लिखा है उतना ही दे पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। शेड्यूल 5 तभी एप्लीकेबल होगा जब कंपनी का प्रॉफिट नहीं है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है। अच्छा, ये जो भी है वो डिटरमाइन कैसे होगा? जितना भी पैसा, कितना पैसा देना है तो मैक्सिमम लिमिट्स लॉ बोल दिया, लेकिन एक कंपनी को कितना देना वो कैसे डिटरमाइन करेगा? सबसे पहले आर्टिकल्स पर एसोसिएशन, दूसरा जनरल मीटिंग का कोई रेजोल्यूशन, और तीसरा अगर आर्टिकल्स बोलता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड के पास पावर नहीं है रेम्युनरेशन फिक्स करने का। अच्छा, इसके बाद remuneration shall be inclusive of remuneration payable to director in any other capacity provided, वो कैपेसिटी अगर डायरेक्टर को आप डायरेक्टर का सैलरी के अलावा कोई और चीज का पैसा दे दे रहे हैं, सोच लो वो कोई सर्विस दिया कंपनी को, वेबसाइट बना के दे दिया तो उसका भी पैसा दे रहे हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट तब
when the services are rendered as a professional in a professional nature, when services rendered are of professional nature and in the opinion of the NRC, मतलब नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, एंड इफ वो कमिटी है नहीं तो बोर्ड, डायरेक्टर possesses any requisite qualification for practice of profession, अगर कोई सर्विस दे रहा है वो प्रोफेशनल नेचर का है एंड बोर्ड को या एनआरसी को भी ऐसा लगता है कि डायरेक्टर के पास उतना रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, डायरेक्टर पोजेसेस सच रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन, तब उसको हम लोग नहीं गिनेंगे, वो उसको अलग से दे सकते हैं। अच्छा, सेटिंग फीस 197.5 वाला सेटिंग फीस, एक डायरेक्टर को सेटिंग फीस दे सकते हैं मैक्सिमम 1 लाख रुपया दे सकते हैं, 1 लाख रुपया पर मीटिंग। कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या वुमेन डायरेक्टर को किसी और डायरेक्टर से कम नहीं देंगे, बराबर ही देंगे, ज्यादा भी दे सकते हैं, कम तो नहीं देंगे। अच्छा, सिटिंग फीस देंगे अगर ऑडियो विजुअल मीटिंग हो रहा है तो हाँ देंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को वुमेन डायरेक्टर से ज्यादा दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। वुमेन डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से ज्यादा दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। उन दोनों को बाकी सबसे ज्यादा दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। उन दोनों को बाकी सबसे कम दे सकते हैं, नहीं कम नहीं दे सकते। अच्छा, कोई बोर्ड मीटिंग अगर एडजर्न हो गया कोरम के लिए या फिर कोई भी और वजह से एडजर्न हो गया, तो डायरेक्टर जो थे मीटिंग में वो घर चल गए, फिर अगली बार एडजर्न मीटिंग हुआ, ठीक है, तो उसको दो मीटिंग मानेंगे कि एक ही मीटिंग मानेंगे? नहीं, एडजर्न मीटिंग इज मियरली अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज टू मीटिंग्स, द फीस विल बी ओनली पेड वंस। अच्छा, इन सब के अलावा नया टॉपिक अब, व्हाट इज द मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन? मैनर, नॉट मोड, मैनर। मैनर हो सकता है या तो मंथली दे दो, और एट अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट दे दो, और पार्टली मंथली पार्टली परसेंटेज, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर दिस सेक्शन तो हो गया, नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198 प्लस वन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में होगा कि रेम्युनरेशन विल नॉट बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198। अच्छा, किसी डायरेक्टर को हम लोग ज्यादा दे देते हैं इस लिमिट से विदाउट नेसेसरी अप्रूवल्स, तब ही शैल रिफंड द एक्सेस अमाउंट्स विद इन 2 year or lesser period as allowed by company. Until such amount is refunded, director shall hold it in trust for the company, मतलब फिड्यूशियरी कैपेसिटी में डायरेक्टर होल्ड करेगा। अच्छा, कैन दी कंपनी वेव ऑफ द सम रिफंडेबल? कंपनी कैन नॉट वेव ऑफ अनलेस अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट इट बिकम्स रिफंडेबल, देने के 2 साल के अंदर अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया तो, और अगर कोई डिफॉल्ट है पीएफआई का तो फिर अप्रूवल ऑफ बैंक, पीएफआई, डिबेंचर होल्डर, सिक्योर्ड क्रेडिटर जो भी है उनका अप्रूवल प्रायर लेना पड़ेगा एसआर से, तब फिर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, सेक्शन 180 में हम लोग जो पढ़े थे ना कि रेमिट नहीं कर सकता या एक्सटेंड नहीं कर सकता कोई डेट ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर, उसमें भी एसआर लगता था, तो इसमें भी एसआर लगेगा। दोनों मतलब सिमिलर चीज है, बस अलग अलग जगह दो बार लिखा हुआ है। अच्छा, सेक्शन 5, शेड्यूल 5 जो है वो ओवरराइड करता है एमओए को भी, एओ को भी, कोई अग्रीमेंट को भी और कोई रेजोल्यूशन को भी, जनरल मीटिंग में भी, बोर्ड मीटिंग में, मतलब शेड्यूल 5 इज द मोस्ट सुपीरियर। उसके ऊपर हम लोग उसको नहीं तोड़ सकते, चाहे भले कहीं पर भी लिखा हो ऐसा कुछ भी चीज। अच्छा, बोर्ड रिपोर्ट में हम लोग को डिस्क्लोजर देना होगा कि किसको कितना रेम्युनरेशन मिल रहा है। क्या क्या डिस्क्लोजर देंगे? इसमें 6 आइटम है और एक स्टेटमेंट है। 6 आइटम है और एक स्टेटमेंट है। 6 आइटम क्या क्या है? पहला आइटम, रेशियो ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर टू द मीडियन रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। इस साल में जो कंपनी का एम्प्लॉइज का जो मीडियन रेम्युनरेशन है उससे हर डायरेक्टर का कितना कितना रेशियो बैठ रहा है। परसेंटेज इंक्रीज ऑफ ईच डायरेक्टर, सीएफओ, सीईओ, सीएस, यहाँ पे सीएस भी घुसा दिया, ये लोग सीएफओ भी घुसा दिया, सीईओ भी घुसा दिया। Percentage increase in remuneration of CFO, CEO, CS or manager in any financial year. Percentage increase in median remuneration of employees in the financial year. 3 हो गया। चौथा, number of permanent employees in the role of the company. पांचवा, average percentile increase in salary of the employees other than managerial personnel in the last financial year and its comparison with the percentile increase in the managerial remuneration and justification of difference.
फिर से एक बार, एवरेज percentile increase in salary of employees other than managerial person in last financial, इससे पहले जो था वो सब इस financial का था, इस पॉइंट में इस लास्ट financial लिखा हुआ है, and its comparison with percentile increase in the managerial remuneration and justification of any difference. छठवा point, affirmation that remuneration is as per the remuneration policy of the company. इसके अलावा एक स्टेटमेंट जाएगा, स्टेटमेंट में क्या जाएगा, टॉप 10 एम्प्लॉइज ऑफ द मतलब इन टर्म्स ऑफ टॉप 10 एम्प्लॉइज इन टर्म्स ऑफ रेमुनरेशन ड्रॉन, उन सबका नाम जाएगा, और उस स्टेटमेंट में और उन एम्प्लॉय का भी नाम जाएगा जो एक साल में 1.02 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं, या फिर एक साल में पर मंथ 8.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। ये दोनों जो है वो मतलब 8.5 इंटू 12 करोगे तो 1.02 करोड़ आ जाएगा, मतलब 8.5 लाख पर मंथ या फिर 1.02 करोड़ पर ईयर। Top 10 employees in terms of remuneration drawn, those employees which earn more than these limits, and those employees which receive remuneration which is more than the remuneration drawn by MD WTD manager and holds with him or his relatives more than equal to 2% of the equity shares of the company। मतलब कोई एम्प्लॉय अगर इक्विटी शेयर कंपनी का 2% से ज्यादा होल्ड करता है एंड उसको एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर से ज्यादा सैलरी मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, तो उसका नाम भी इंक्लूड करेंगे। अच्छा, इन सब का ये स्टेटमेंट में ही इन सब का नाम के साथ और एम्प्लॉय का डिटेल्स भी इंक्लूड करेंगे। क्या क्या डिटेल होगा एम्प्लॉय का, कितना रेम्यूनरेशन, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसका एज, लास्ट एम्प्लॉयमेंट हेल्ड बाय द एम्प्लॉय बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी, percentage of equity shares held by employee in the company, whether such employee is relative of any director manager, या फिर अगर है तो फिर उस डायरेक्टर मैनेजर का नाम भी। ये हो गया ये टॉपिक, ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम का एक टॉपिक है कि इंश्योरेंस अगर कोई कंपनी लेके रखा हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मैनेजरियल पर्सन, मतलब एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, सीएस, for indemnifying any of them against any liability with respect to any negligence, default, misfeasance, breach of duty या trust for which they may be guilty, तब उसका जो प्रीमियम हम लोग पे कर रहे हैं, कंपनी पे कर रहा है, shall not be treated as part of remuneration payable to such personnel। मतलब अगर किसी के लिए भी हम लोग कुछ ऐसा इंश्योरेंस लिए है, उसका जो प्रीमियम हम लोग पे कर रहे हैं वो उसका रेमुनरेशन का पार्ट नहीं मानेंगे। अगर वो गिल्टी हुआ, इफ प्रोवाइडेड सच पर्सन इज प्रूव टू बी गिल्टी, तब वो जो प्रीमियम पे किए हैं तब उसका रेमुनरेशन के अंदर का पार्ट मान लेंगे, अगर वो गिल्टी हो गया तो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई डायरेक्टर रिसीव कर रहा है कोई कमीशन कंपनी से, ही शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिसीविंग रेमुनरेशन या कमीशन फ्रॉम होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी सब्जेक्ट टू डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट। कोई अगर डायरेक्टर को कोई कमीशन मिल रहा है कंपनी से तो उसको हम लोग बाकी कोई होल्डिंग या सब्सिडरी से भी कमीशन दे सकते हैं, प्रोवाइडेड बोर्ड रिपोर्ट पे डिस्क्लोजर दे दिए सफिशिएंट तो। ये जो पूरा सेक्शन है इसका कॉन्ट्रावेंशन करेंगे तो फिर ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर्सन के ऊपर लगेगा 1 लाख का पेनल्टी और कंपनी में लगेगा 5 लाख का पेनल्टी, 1 लाख to 5 लाख। अच्छा, ये जो ऊपर हम लोग जो भी डिस्क्लोजर पढ़ते हैं ना बोर्ड रिपोर्ट का, वो बोर्ड रिपोर्ट का था। अब एक अलग से पॉइंट है कि ऑडिटर रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोजर जाएगा। ऑडिटर रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 में डिस्क्लोजर जाएगा कि एक स्टेटमेंट जाएगा कि रेमुनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स इज इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन 197 एंड वेदर एक्सेस रेमुनरेशन इज पेड टू एनी डायरेक्टर्स। मतलब जो भी उसको रेमुनरेशन पे किया गया विच इज दैट इज अकॉर्डेंस विद द लॉ, अकॉर्डेंस विद द लॉ इन सेक्शन 197। और अगर कोई एक्सेस रेमुनरेशन पे किया गया लिमिट से तो वो भी हम लोग उस चीज में डिस्क्लोज करेंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट में।
ओके, शेड्यूल 5 शुरू करते हैं। शेड्यूल 5 का पार्ट 1 हो गया सेक्शन 196 के साथ में। अब शेड्यूल 5 बहुत बार मेंशन किया गया सेक्शन 197 में, जिसमें लिखा हुआ है कि शेड्यूल 5 का कंप्लायंस होना चाहिए सब्जेक्ट टू शेड्यूल 5 एंड पीएफआई अप्रूवल लिखा हुआ है। तो वो कौन सा शेड्यूल 5 का क्या क्या बोल रहा है? इसमें लिखा हुआ है कि लिमिट के ऊपर पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन शेड्यूल 5 का पार्ट 2, 3, 4 बचा है। ठीक है, अब शेड्यूल 5 का पार्ट 2 पढ़ते हैं। पार्ट 2 में 5 सेक्शन है। पहला सेक्शन में लिखा हुआ है कि कंपनी के पास अगर प्रॉफिट है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर वो लोग मैनेजरियल पर्सन डायरेक्टर्स को दे सकता है 197 का लिमिट के हिसाब से। पार्ट टू का सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि कंपनी के पास अगर प्रॉफिट्स नहीं है या फिर इनएडिक्वेट्स प्रॉफिट है, नहीं डिस्क्राइब किया हुआ क्या होता है उसका मतलब, अगर ऐसा है तो फिर वो लोग को 2 ठो लिमिट फॉलो करना पड़ेगा सब्जेक्ट टू अप्रूवल्स। पहला लिमिट है लिमिट ए, दूसरा लिमिट है लिमिट बी। लिमिट ए एक मॉनिटरी लिमिट है और दूसरा लिमिट है लिमिट बी, वो थियोरिटिकल लिमिट है फॉर प्रोफेशनल कैपेसिटी। पहला लिमिट लिमिट ए मॉनिटरी लिमिट क्या क्या है? इफेक्टिव कैपिटल अगर आपका ज़ीरो से लेके नेगेटिव से लेके लेस देन 5 करोड़ तक है 4.99, या फिर आपका 5 करोड़ एग्जैक्ट से लेके 100 करोड़ से कम है 99.99, या फिर आपका 100 करोड़ से लेके 249.99 करोड़ तक है, या फिर आपका एग्जैक्ट 250 करोड़ से ऊपर है। मतलब 4 कैपेसिटी, नेगेटिव से लेके 5 से कम, 5 से लेके 100 से कम, 100 से लेके 250 से कम, और 250 से ऊपर 4 केस। ये इफेक्टिव कैपिटल अगर आपका है तो आपको मैनेजरियल पर्सन को देना है 60, 60, 84, 120 और 120 प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल माइनस 250 करोड़। और नॉर्मल डायरेक्टर्स का केस में है 12 करोड़, लैक्स, हर जगह लैक्स था, सॉरी। और आपका नॉर्मल डायरेक्टर्स के केस में है 12 लैक्स, 17 लैक्स, 24 लैक्स, और फिर 24 लैक्स प्लस 0.01% इंटू इफेक्टिव कैपिटल माइनस 250 करोड़। फिर से बोलता हूँ लिमिट्स एक बार, नेगेटिव से लेके 5 से कम, 5 से लेके 100 से कम, 100 से लेके 250 से कम और 250 के ऊपर। फर्स्ट का हो गया 60 लाख, दूसरा का 84 लाख, तीसरा का 120 लाख, चौथा का 120 प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल माइनस 120 इफेक्टिव कैपिटल माइनस 250 करोड़। नॉर्मल डेटर्स के केस में 12, 17, 24 और 24 प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल माइनस 250 करोड़। इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है? इफेक्टिव कैपिटल होता है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस एनी इन्वेस्टमेंट जो आप करके रखे हो और एनी अक्यूमुलेटेड लॉसेस या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ। लॉन्ग टर्म लोन मतलब लॉन्ग टर्म लोन जो 1 साल से ज़्यादा हो, उसमें शॉर्ट टर्म लोन या ओडी या गारंटी को नहीं गिनेंगे। ठीक है, अगर ये पूरा पीरियड ही मैनेजर का 1 साल से कम कर दिया तो आपको प्रोपोर्शनेट करना होगा। और आपको अगर इस लिमिट तक देना है तो ओआर, और इस लिमिट के ऊपर देना है तो एसआर। लिमिट ए का बात कर रहा था। ठीक है, अब लिमिट बी में आते हैं। अगर आपको मैनेजरियल पर्सन या डायरेक्टर प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी ऐड कर रहा है, में भी काम कर रहा है, तो उसको उसमें भी हम लोग लिमिट 1 का ही मॉनिटरी फिगर्स देखेंगे प्लस कुछ इसका थ्योरेटिकल कंडीशंस देखेंगे। इसमें 4 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन कि वो शेयर कैपिटल में रुपया भी हो, 1%, 1 रुपया भी होल्ड नहीं कर रहा हो। शेयर कैपिटल किसका? कैश का नहीं, सी एस एच का, बस एसोसिएट का कर सकता है। कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग का नहीं कर रहा हो, सी एस एच का कोई भी नहीं कर रहा हो। दूसरा, वो सी एच एच में डायरेक्टर भी नहीं हो, मतलब कि वो सी एस एच का कोई प्रमोटर या फिर कोई डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं हो। हाँ, नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टर और प्रमोटर ऑफ सी एस एच। कब? ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, बिफोर हिज अपॉइंटमेंट, ऑन हिज अपॉइंटमेंट, या फिर आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि ही शुड बी अ ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके पास, और एक्सपर्टीज इन दी फील्ड in which he operates and special knowledge in the field in which he operates। और चौथा, ही मस्ट बी फंक्शनिंग इज प्रोफेशनल कैपेसिटी। मतलब पहला फंक्शनल कैपेसिटी, दूसरा शेयर होल्डिंग नहीं होना चाहिए उसको सी एस एच में, सी एच एस में, और
तीसरा होना चाहिए कि वो नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टर या प्रमोटर ऑफ CHH लास्ट 2 years ड्यूरिंग और फिर आफ्टर में भी। और चौथा, उसके पास ग्रेजुएट डिग्री का लेवल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपर्टीज एंड स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड इन विच ही ऑपरेट्स। अच्छा, इसमें एक छोटा सा कंडीशन भी है कि एम्प्लॉई होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी अप टू 2.5% अंडर ईसॉप चलेगा। अच्छा, इसके बाद एक कंपलसरी कंडीशन है, अगर कोई भी कंपनी का नो प्रॉफिट हो या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो तो अपार्ट फ्रॉम लिमिट ए और बी ये 4 एक्स्ट्रा कंडीशन उसको फॉलो करना है। क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहले अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर एनआरसी, अगर एनआरसी है तो। दूसरा, अप्रूव्ड मतलब बीआर हो गया। और दूसरा, अप्रूव्ड बाय पीएफआई बैंक, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर या फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर का अगर डिफ़ॉल्ट है तो, अगर डिफ़ॉल्ट है तो। तीसरा, हाँ तीसरा समझ के, आइटम ए लिमिट ए है तो ओ आर या एस आर, लिमिट के अंदर है तो लिमिट ए का लिमिट के अंदर है तो ओ आर, लिमिट ए का लिमिट के बाहर है तो एस आर, और लिमिट बी अगर है प्रोफेशनल कैपेसिटी तो हमेशा एस आर, मतलब ओ आर एस आर लिमिट ए में, एस आर लिमिट बी में। अच्छा, ये एक बार अगर ले लिया तो फिर 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। और चौथा है कि जो नोटिस होना चाहिए जनरल मीटिंग का, उसमें सब रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सच एज जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इन नेचर ऑफ इंडस्ट्री, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इन्फॉर्मेशन अबाउट अपॉइंटी, बैकग्राउंड, रेमुनरेशन, प्रपोज रेमुनरेशन, अदर इन्फॉर्मेशन सच एज रीजन फॉर लॉस, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन द बोर्ड रिपोर्ट। ये हो गया शेड्यूल 5 का पार्ट 2 का सेक्शन 2। शेड्यूल 5 पार्ट 2 सेक्शन 3। कुछ फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस में स्पेशल सिनेरियो है जब सेक्शन 2 से ज़्यादा का आपको रेमिशन देना है तो। इसमें 2 पार्ट में करते हैं। पहला पार्ट कि इन 4 कंपनी दे सकता है सेक्शन 2 से भी ज़्यादा पैसा। कौन 4 कंपनी है? कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो 7 साल के लिए वो चीज़ ज़्यादा पैसा दे सकता है। कोई सिक कंपनी है जिसका BFIR से ऑर्डर आ गया है रिवाइवल का तो भी वो 5 साल के लिए कर सकते हैं। कोई कंपनी है जिसका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया NCLT से IBC के अंदर तो वो भी 5 साल के लिए कर सकता है। और अगर किसी का रेम्यूनरेशन एक्सीड करता है सेक्शन 2 से बट उसके रेम्यूनरेशन फिक्स किया ही है NCLT या फिर BFIR तो वो भी कर सकता है। अच्छा, जो दूसरा इसमें है वो है कि अगर किसी का रेम्यूनरेशन पे कर रहा है कोई अदर कंपनी, अंडर कोट्स में अदर कंपनी, and such other company is a foreign company or has taken approval of his shareholder for making such payment and overall में and treat such payment as managerial remuneration under section 197 and total managerial remuneration paid by such company उसका अपना लिमिट के अंदर आता है तो फिर ये लोग सब, वो 4 कंपनी और ये सब कंपनी अब पैसा ज़्यादा दे सकता है। अच्छा, ये जो सेक्शन 3 है इसका जो भी क्राइटेरिया है मीट करने के लिए तो एक फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस मीट करना होगा सेक्शन 2 के ऊपर। वो होगा कि ऑडिटर या फिर CS या फिर कंपनी का CS जो होल टाइम प्रैक्टिस में है वो ये अगर अप्लाई कर दे कि सर्टिफाई कर दे कि सारा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या फिर लॉन्ग टर्म लेंडर से रिटर्न में मिल गया कि वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं है ऐसा करने का और CS एक सर्टिफिकेशन दे दे इसके लिए। दूसरा पॉइंट, ऑडिटर या फिर कंपनी का CS या फिर CS जो होल टाइम प्रैक्टिस में है वो सर्टिफाई कर दे कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है कोई क्रेडिटर या फिर डिपॉजिट होल्डर को। और तीसरा कि अगर वो डायरेक्टर या मैनेजरियल पर्सन, नहीं सिर्फ मैनेजरियल पर्सन रेमुनरेशन नहीं ले रहा है कोई और कंपनी से, एक्सेप्ट अगर कोई और कंपनी दे रहा है वो जरा पॉइंट जो है उसको छोड़ के, अगर कोई और कंपनी से वो नहीं ले रहा है तो ये सब क्राइटेरिया फॉलो होगा तो फिर आप सेक्शन 3 फॉलो कर सकते हैं। सेक्शन 3 कौन फॉलो कर सकते हैं? वो 4 कंपनी प्लस वो अदर कंपनी वाला बात जो है वो कब फॉलो कर सकते हैं? जब आपको सेक्शन 2 के भी ऊपर पैसा देना है। सेक्शन 2 क्या था? सेक्शन 2 में जो लिमिट था और दो लिमिट था, लिमिट ए लिमिट बी, और लिमिट ए जो था उसमें भी SR OR वाला चीज़ तो था ही। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, ये जो सेक्शन 3 है इसका ऑब्जेक्टिव है वो
3 एडिशनल कंडीशन लगाना, लेकिन वो 3 एडिशनल कंडीशन सिर्फ उन 5 केसेस में ही लगेगा। ये ऑब्जेक्टिव था सेक्शन 3 का। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में है कि परक्विजिट्स जो है मैनेजरियल रेम्युनरेशन में नहीं गिना जाएगा। कैसा परक्विजिट्स? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड या सुपर एन्युटी फंड या फिर एन्युटी फंड, अगर इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं तो, ग्रेचुटी पेबल, लीव इनकैशमेंट, हॉलीडे पैसेज, लीव ट्रैवल कंसेशन और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मैक्सिमम 12,000 पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड। ये हो गया सेक्शन 4। ठीक है। अब सेक्शन 5 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5। सेक्शन 5 बोलता है कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 का जो भी कंडीशंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर एक मैनेजरियल पर्सन एक या एक से ज़्यादा कंपनी से पैसा उठा रहा है तो फिर जो टोटल रेम्युनरेशन वो ड्रॉ कर रहा होगा, सोच लो इस कंपनी से इतना ले रहा है, दूसरा कंपनी से भी इतना ले रहा है, टोटल हो गया उसका 100 रुपया। तो फिर जो दोनों कंपनी है उसका जो लिमिट्स होगा, मैक्सिमम लिमिट्स, जो हायर मैक्सिमम लिमिट होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बोलने का मतलब है कि अगर एक कंपनी के हिसाब से वो मैक्सिमम 100 रुपया ले सकता है और उस कंपनी से वो 70 रुपये लेके दूसरा कंपनी से 20 रुपये ले रहा है, चलेगा। लेकिन उस कंपनी से वो 90 रुपये लेके दूसरा कंपनी से 20 रुपये लेगा तो नहीं चलेगा। जो मैक्सिमम लिमिट 100 का है तो उसको टोटल मिला के भी 100 रुपये के अंदर ही लेना पड़ेगा, ये इसका मैक्सिमम है। ये हो गया पार्ट 2 ख़त्म। अभी पार्ट 3 और पार्ट 4 बचा है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक्स है कि अगर सेक्शन 197 और शेड्यूल 5 का जो प्रोविजन है वो किसको एप्लीकेबल होगा? सिर्फ CFO, CS और CEO का एप्लीकेबल होगा? नहीं, नॉट एप्लीकेबल टू ऑल की मैनेजर पर्सन, ओनली एप्लीकेबल टू मैनेजेरियल पर्सन एंड डायरेक्टर्स। CEO, CFO और CS के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, ये पूरा शेड्यूल 5 और सेक्शन 197। शेड्यूल 5 पार्ट 3, ये जो भी अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन हो रहा है अंडर पार्ट 1 और 2 दैट विल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। वो तो अपना हर जगह OR और SR जो लिखा है वही बात है, ये रिपीटेटिव पॉइंट था। इसके अलावा ये सब जो भी कंडीशन है ये चीज़ फॉलो हो रहा है, कौन देखेगा? ऑडिटर या फिर कंपनी का CS या फिर CS जो ऑल टाइम प्रैक्टिस में है वो सर्टिफाई करेगा कंपनी को कि पूरा शेड्यूल का जो भी कंप्लायंस है वो हो रहा है और कंपनी वो सर्टिफिकेशन को ROC के अंदर फाइल करेगा। ये हो गया पार्ट 3। अब पार्ट 4 जो लास्ट पार्ट है शेड्यूल 5 का, शेड्यूल 5 पार्ट 4, और छोटा सा बस ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम्प्ट कंपनीज फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ दिस शेड्यूल, बस और कुछ नहीं। शेड्यूल 5 ख़त्म। अब इसके बाद पढ़ेंगे 198। ओके, सेक्शन 198 कैलकुलेशंस ऑफ नेट प्रॉफिट। तो 197 में इतना जगह लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट का उतना परसेंट, तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा सेक्शन 198 में। इसमें सबसे पहले एक दो स्पेशल पॉइंट की अगर कोई क्रेडिट है जो कोई बाउंटी या कोई सब्सिडी का के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीव किया हुआ जा रहा है या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी से रिसीव कर रहा है, अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, इट शैल बी इंक्लूडेड इन दी नेट प्रॉफिट। कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला है, कमाई हुआ है, तो उसको आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में। ये सारा क्रेडिट्स को ऐड नहीं करेंगे। किन सारा क्रेडिट्स को? अगर आप शेयर इशू किए हैं प्रीमियम में, जो प्रीमियम अमाउंट है वो, अगर आप कोई शेयर फॉरफिट कर दिए तो उसका जो फॉरफिट अमाउंट है वो, अगर आप कोई कैपिटल नेचर का आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है सच एज सेल ऑफ अंडरटेकिंग तो फिर वो, अगर आपका कोई चेंज इन कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट हो रहा है और आप उसको रीमेजर कर रहे हैं या फिर कोई लाइबिलिटी कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो, कोई ऐसा अमाउंट जो कि अनरियलाइज्ड या गेन या फिर नॉशनल गेन या फिर रिवैल्यूएशन से कोई प्रॉफिट हो रहा है तो फिर वो, अगर आप कोई एसेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिक्स एसेट कैपिटल नेचर का बेच रहे हैं अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कि आपका 100 रुपये का एसेट था, अभी वो 80 रुपये का उसका WDV है, लेकिन आप उसको 105 में बेच रहे हैं, तो फिर आपका जो प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ वही देखेंगे, 100 माइनस 80, 20 रुपये देखेंगे, 5 को नहीं, सिर्फ 20 को ही लेंगे, 5 को नहीं लेंगे। इन सब के अलावा और एडजस्टमेंट्स है कि ये सारा चीज़ डिडक्ट नहीं होगा। क्या क्या डिडक्ट नहीं होगा? इनकम टैक्स, कोई और सुपर टैक्स या कोई भी और ऐसा टैक्स, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लेना। कोई कंपेंसेशन जो आप वॉलंटरी दे रहे हो, नॉट लीगली बाउंड, कंपेंसेशन डैमेज या पेमेंट आप वॉलंटरी दे रहे हो, नॉट लीगली बाउंड, तो वो भी रिमूव लेस नहीं होगा।
कोई कैरिंग अमाउंट से अगर आपका कोई नॉशनल लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी कुछ भी, तो फिर वो भी रिमूव नहीं होगा, ऐड नहीं हो रहा, रिमूव भी नहीं होगा। अगर आप कोई कैपिटल नेचर का सामान नुकसान में बेच रहे हैं, 100 का सामान का WDV 80 हो गया, आप उसको 70 में बेच रहे हैं, तो फिर आपका सिर्फ WDV माइनस वो, मतलब 80 माइनस 70, 10 रुपये लेंगे, जो 30 रुपये का हो गया वो नहीं लेंगे, वो भी नहीं रिमूव करेंगे, सिर्फ 10 रुपये ही लॉस रिमूव करेंगे। अच्छा, इन सब के अलावा और ये सब चीज़ रिमूव होगा। कोई भी नॉर्मल चार्जेस है, डायरेक्टर का खर्चा है, ये तो इसके लिए ना, वो 197 के लिए डायरेक्टर का खर्चा नहीं लेंगे, डायरेक्टर वैल्यूएशन इसमें हटाएगा नॉर्मल एनपी निकालते समय। कोई बोनस है या फिर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है जिसपे कोई टैक्स सेंट्रल को भी नोटिफाई कर दिया है, या फिर कोई बिजनेस प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एडवांसेस सिक्योर्ड ऑन चार्ज ऑफ एसेट, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, कोई पेमेंट है इंक्लूसिव ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड इन सेक्शन 181, या फिर कोई एक्सपेंस ऑन रिपेयर्स है नॉट ऑफ कैपिटल नेचर, या कोई डेप्रिसिएशन है, या फिर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इन एनी प्रीवियस ईयर, पुराना कोई लॉस चल रहा है क्या आ रहा है इस बार, या फिर कोई कंपनसेशन डैमेज पेड फॉर लीगल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ लॉ या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर कोई आपका लीगली आपको कोई कंपनसेशन देना है तो फिर वो आप रिमूव कर सकते हो अपने नेट प्रॉफिट से। अच्छा, कोई इंश्योरेंस का सम है वो भी आप रिमूव कर सकते हो। और अगर आपको कोई डेट या बैड डेट रिटर्न ऑफ हो गया तो वो भी आप रिमूव कर सकते हो नेट प्रॉफिट से। सेक्शन 199, रिकवरी ऑफ रेम्यूनरेशन इन सर्टेन केसेस। अगर कोई भी रीज़न की वजह से कंपनी को अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट करना पड़ रहा हो, भले वो रीज़न फ्रॉड हो, नॉन कंप्लायंस हो या कुछ भी हो, तब कंपनी का सोच लो उस समय का प्रॉफिट था 100 करोड़, अब कंपनी का प्रॉफिट हो गया है 5 करोड़, तो उसका डायरेक्टर का जो मैक्सिमम रेमुनरेशन था वो अब बदल जाएगा इस वजह से। तो फिर कंपनी शैल रिकवर फ्रॉम पास्ट प्रेजेंट MD WTD मैनेजर CEO, यहाँ पे CEO को ज़बरदस्ती घुसा दिया, यहाँ पे इससे पहले के CEO को लिखा ही नहीं था नाम। तो अगर यहाँ पे ऐसा है तो उसके वजह से किसी का भी प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट करने की वजह से जो भी नया लिमिट आ रहा है उतना के ऊपर जो भी एक्सेस दिया हुआ है उसको कंपनी रिकवर करेगा। ये हो गया सेक्शन 199। सेक्शन 200, अगर कोई कंपनी कोई अमाउंट 196 197 सेक्शन के हिसाब से कोई अगर ज़्यादा किसी को देने का मन है कंपनी को कोई रेमुनरेशन, तो फिर कंपनी को रेमुनरेशन एक सर्टन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे फिक्स करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अब अनलिमिटेड कितना कभी बोल के अप्रूवल ले लो। कंपनी को बोलना पड़ेगा, अगर सोच लो 11 है टोटल, तो 11 के ऊपर सोच लो कंपनी को अगर हमको 25 तक जाना है तो फिर 25 बोल के वो लेना पड़ेगा परमिशन। 25 बोलना पड़ेगा, एक फिक्स परसेंटेज पहले बोलना पड़ेगा। और वो फिक्स परसेंटेज सेट करते हुए कंपनी शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग 5 पॉइंट्स। 5 points are: the first point being financial position of the company, second, remuneration being drawn by individual in any other capacity, third, remuneration drawn from other companies, fourth, professional qualification and experience of the person, and fifth, any other prescribed matter. Section 201 talks about forms of and procedure in relation to certain applications. याद है सेक्शन 196 में एक फॉर्म था MR2, जो कि फाइल करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट मानते हुए कि इस आदमी को हम लोग डायरेक्टर या फिर मैनेजरियल पर्सन बना दे क्या। वो पर्सन फॉलो नहीं कर रहा था शेड्यूल 5 का पार्ट 1 का कुछ जो क्राइटेरिया था, तो फिर लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मांगते थे, उसका नाम था MR2। तो उसके लिए ये है कि MR2 को फाइल करना होगा 90 डेज के अंदर, and before making any such application to the central government, company has to issue a general notice to the members indicating the nature of application proposed to be made. जनरल नोटिस में सब मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि क्या हम लोग करने वाले हैं। पब्लिश नोटिस इन न्यूज़पेपर, वंस इन प्रिंसिपल लैंग्वेज एंड वन इन इंग्लिश लैंग्वेज, और कॉपी ऑफ द नोटिस शैल बी अटैच टू द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ साथ ये चीज़ करना पड़ेगा। ये प्रोसीजरल पार्ट था सेक्शन 201 में अबाउट MR2 विच इज़ मेंशन्ड इन सेक्शन 196। Section 202, compensation for loss of office of managing और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, MD WTD मैनेजर, मतलब डायरेक्टर नहीं बोला इसमें, ओनली एंड ओनली मैनेजेरियल पर्सन बोला है। अब कंपनी कैन मेक पेमेंट टू मैनेजेरियल पर्सन्स एज CFLO compensation for loss of office, CFRO compensation for retirement from office, or any in any connection with such loss or retirement। ठीक है, कर सकता है। नो पेमेंट अंडर दिस सेक्शन इन द फॉलोइंग 6 केसेस: R2 VGWI, R2 VGWI, R2 VGWI, इन 6 केसेस में पेमेंट नहीं होगा। R2 2 केसेस है। R का डायरेक्टर रिजाइन कर देता है, रिजाइन कर देता है। पहले रिजाइन एज अ रिजल्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगेमेशन एंड इज अपॉइंटेड एज ए मैनेजरियल पर्सन इन एनी अदर ऑफिस या रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी, या फिर
जो भी है वो कर देते तब भी, तो नहीं देंगे। डायरेक्टर रिजाइंस फ्रॉम हिज ऑफिस अदरवाइज देन अबव, हाँ नॉर्मल रिजाइन तो भी नहीं देंगे। R2VGV ऑफिस वेकेट हो जाता है 167 के अंदर। जी, अगर ही इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ग्रॉस नेग्लिजेंस और मिसफीजेंट इन कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो फिर नहीं देंगे। डब्ल्यू, अगर वाइंडिंग अप, कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है उसका गलती की वजह से, उसका नेग्लिजेंस है, उसका डिफॉल्ट की वजह से, तो नहीं देंगे। इंसिग्नेट, अगर वो इंस्टिगेट अगर वो इंस्टिगेट करता है और उसका इंस्टिगेट करने की वजह से उसका कोई टर्मिनेशन हो रहा है, अगर वो अपने ऊपर खुद ये चीज़ लेके आता है, ब्रिंगिंग दिस पार्ट अपॉन हिमसेल्फ, ब्रिंगिंग अबाउट ऑन हिमसेल्फ, तब उसको नहीं देंगे हम लोग कोई भी CFLO। अच्छा, अ, हम लोग कल पढ़े थे सेक्शन 191 में शायद था कि जो 202 का लिमिट है वो क्रॉस नहीं करेंगे, CFLO से ज़्यादा नहीं देंगे। लिमिट क्या है कि अगर पेमेंट नॉट टू एक्सीड व्हाट ही वुड हैव अर्नड इफ ही हैड बीन इन द ऑफिस फॉर द रिमाइंडर पीरियड और 3 years विच एवर इज शॉर्टर। मतलब अगर उसका 1 साल बचा है तो फिर 1 साल, 2 साल बचा है तो 2 साल, 3 साल बचा है तो 3 साल, 4 साल बचा है तो भी 3 साल, जितना बचा है वो, या फिर थ्री विच एवर इज शॉर्टर। अगर वो उतना साल रहता और उसको जितना पेमेंट मिलता अपना नॉर्मल सैलरी इनटू वो, तो जो भी एक पेमेंट का कैलकुलेशन है वो, या फिर जितना देंगे मतलब उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, मैक्सिमम उतना ही। कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज रेम्युनरेशन ऑफ लास्ट 3 years और शॉर्टर पीरियड इफ ही हैज हेल्ड ऑफिस फॉर 3 year, मतलब वो अगर 2 साल के लिए काम करता है 2 साल, 1 साल के लिए 1 साल, 3 साल के लिए 3 साल, उसका जो इसका एवरेज रेम्युनरेशन हो रहा है वो इनटू द बैलेंस पीरियड, जितना बचा है। वो बैलेंस पीरियड क्या हो सकता है? वही जो जितना बचा है, या फिर थ्री विच एवर इज लेस, दोनों में ऊपर नीचे वही चीज़ है। तब जो जितना बचेगा उससे ज़्यादा उसको नहीं देंगे। प्रोवाइड, फिर से नीचे लिख दिया है प्रोवाइजो कि अगर पेमेंट नहीं देंगे, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप 12 महीना, वाइंडिंग वाइंडिंग अप शुरू हो चुका है अभी, या फिर उसके छोड़ने से पहले, अभी, या फिर 12 महीना आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड हिज ऑफिस, और कंपनी का एसेट सफिशिएंट नहीं है टू पे द शेयर कैपिटल। अच्छा, नथिंग इन दिस सेक्शन प्रोहिबिट्स डेटर फ्रॉम रिसीविंग रेम्युनरेशन अंडर दिस एक्ट, ये कैसे बस अलग से लिख दिया गया। Section 203, appointment of key managerial person. Following companies shall have a whole-time key managerial person. Listed company, दूसरा public company having paid up share capital more than equal to 10 crores. मतलब listed और public company having paid up share capital more than equal to 10 crores के पास हमेशा whole time KMP होना चाहिए। whole time KMP मतलब या तो मैनेजर, या तो MD, या तो CEO। तो MD, मैनेजर, CEO, या फिर WTD, पहला पॉइंट है। MD रख लो, मैनेजर रख लो, CEO रख लो, या फिर कोई भी नहीं रख पाओ तो एक WTD रख लो, दूसरा CS रख लो, तीसरा CFO रख लो। पॉइंट खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 10 crores है, तो उसको एक होल टाइम CS रखना पड़ेगा। बाकी कुछ नहीं तो एक होल टाइम CS तो कम से कम रखना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कोई एक इंडिविजुअल कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी एज वेल एज MD या फिर CEO। कोई एक आदमी एक कंपनी का CP नहीं हो सकता है अगर वो MD CEO है, या फिर MD CEO नहीं हो सकता अगर वो CP है, अनलेस अगर उसका आर्टिकल्स ऐसा बोलता है हो सकता है तो ही हो पाएगा। पहला बात। दूसरा बात, कंपनी कैन नॉट कैरी मल्टीपल बिजनेसेस, कंपनी का एक साथ बिजनेस है तो उस चीज़ नहीं हो पाएगा। सिंगल बिजनेस है तो ऐसा हो पाएगा। अच्छा, ये जो पॉइंट है चेयरपर्सन MD CEO वाला, इसका एक प्रोवाइजो है कि ये कंपनी का एक चेयरपर्सन और MD CEO सेम आदमी हो सकता है अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी है, अगर वो कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 100 crores है, एंड अगर वो कंपनी का टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 1000 crores है, एंड कंपनी इज एंगेज इन मल्टीपल बिजनेसेस, एंड ही हैज अपॉइंटेड अ CEO फॉर ईच बिजनेस के लिए CEO अपॉइंट करके रखा हुआ है, तब फिर कंपनी का MD और चेयरपर्सन सेम आदमी हो सकता है। पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 100 crores, टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 1000 crores, मल्टीपल बिजनेस, अपॉइंटेड CEO फॉर ईच बिजनेस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, होल टाइम KMP जो है वो बोर्ड रेजोल्यूशन में अपॉइंट होगा कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच अपॉइंटमेंट। तीसरा पॉइंट है, KMP शेल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एट द सेम टाइम। मतलब होल टाइम KMP
एक ही कंपनी में हो सकता है, एक से ज़्यादा कंपनी में आप होल टाइम केएमपी नहीं हो सकते हो। हाँ, लेकिन अब सब्सिडरी हो तो उसमें आप होल टाइम केएमपी हो सकते हो। एक और पॉइंट, अब एक कंपनी में होल टाइम केएमपी है, लेकिन तब भी आप दूसरा कंपनी में फिर डायरेक्टर हो सकते हो, केएमपी नहीं हो सकते, डायरेक्टर नॉर्मल आईडी या फिर कोई नॉर्मल सस्ता सा डायरेक्टर हो सकते हो विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड। अच्छा, एक और नेक्स्ट पॉइंट, एक एमडी एक से ज़्यादा दो कंपनी में एमडी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, लेकिन तीन तो कंडीशन है। पहला कि वो कंपनी वन कंपनी टू है ना, तो वो दोनों में एमडी हो सकता है क्या? तो तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि वो दो ही कंपनी का एमडी होना चाहिए, मतलब आज वन का है तो टू का बनाने के लिए तो बस वो वन का ही होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा थ्री का होगा तो नहीं चलेगा, सिर्फ दो का ही होना चाहिए, एक का ही होना चाहिए, तभी वो एक और का हो सकता है, मतलब नॉट मोर देन वन हो सकता है एट अ टाइम, तभी ताकि दूसरा पॉइंट कर दे, नॉट मोर देन टू, टोटल टू से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा कंडीशन है कि जो रेजोल्यूशन है वो बोर्ड मीटिंग में पास होना चाहिए था विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट, अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड एट अ बोर्ड मीटिंग विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए तभी हो पाएगा। तीसरा है कि एक स्पेसिफिक नोटिस ऑफ सच मीटिंग एंड ऑफ द रेजोल्यूशन टू बी मूव्ड देयर एट हैज बीन गिवन टू ऑल डायरेक्टर्स इन इंडिया, मतलब स्पेसिफिक नोटिस एक और जगह आया था सेक्शन 188 जो था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाला था, तब वही पर था, उसके अलावा अब यहाँ पे आया है कि स्पेसिफिक नोटिस उस मीटिंग का और रेजोल्यूशन का भेजना पड़ेगा सारे डायरेक्टर्स को इंडिया में एजेंडा के साथ। अच्छा, इसके बाद अगर कोई डायरेक्टर जो मीटिंग में वो एब्सटेन करते वोट करने से तो नहीं चलेगा, सारे डायरेक्टर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, यूनानिमस होना चाहिए, तभी ऐसा वाला चीज़ हो पाएगा। और प्रायर टू दिस सेक्शन, सेक्शन वन, अच्छा ठीक है वो तो हो गया। और फिर हाँ, इसके बाद वेकेंसी, अगर वेकेंसी हो रहा है होल टाइम केएमपी के ऑफिस में टू बी फिल्ड विद इन 6 मंथ ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी होने के 6 महीने, एग्जैक्ट राउंड फिगर 6 महीने में आपको वैकेंसी फिल करना पड़ेगा। इससे पहले था बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विच एवर इज लेटर, वो सब अलग अलग था। अगर होल टाइम डायरेक्टर के ऑफिस में वैकेंसी हो रहा है, होल टाइम केएमपी का डायरेक्टर, होल टाइम केएमपी के ऑफिस में वैकेंसी हो रहा है, तो यू हैव टू फिल इट विद इन 6 मंथ्स ऑफ वैकेंसी, विद इन 6 मंथ्स ऑफ वैकेंसी। पेनल्टी कंपनी के लिए 5 लाख, डायरेक्टर के लिए 50,000 और मैक्स 1,000 पर डे, और मैक्सिमम 5 लाख, मतलब दोनों के लिए 5-5 लाख मैक्सिमम हो गया। और नौ ऑफिसर के लिए शुरू होगा 50,000 से 1,000 रुपये पर डे करके बढ़ेगा। अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा एमडी, मैनेजर, सीईओ या फिर इन एब्सेंस डब्ल्यूटीडी के लिए, इसका मतलब सिर्फ सीएस और सीएफओ रख लेगा। एक गवर्नमेंट कंपनी तो चलेगा। और गवर्नमेंट कंपनी का भी कोई वैकेंसी हो जाए एमडी के केस में तो 6 महीने के अंदर नहीं भरना होगा गवर्नमेंट कंपनी को भी। सेक्शन 204 सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज, कोई बड़े बड़े कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ेगा या सीएसएन प्रैक्टिस से। चार टाइप की कंपनी है, पहला कंपनी है लिस्टेड कंपनी, और दूसरा तीसरा चौथा कंडीशन था जो था ना पहले का 10-100-50, वो हो जाएगा अब 50-250-100, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50 करोड़, टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 250 करोड़, और लोन मोर देन इक्वल टू 100 करोड़, यहाँ पे मोर देन इक्वल टू है। पहला लिस्टेड था, दो बाकी दूसरा तीसरा चौथा पब्लिक होगा। अगर कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और बोरोइंग होता है मोर देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 50, 250, 100, और लिस्टेड अगर हो, और ओ आर, इन तीनों में से अगर चारों में से कोई भी क्राइटेरिया फिल हो जाए तो फिर उसको कराना पड़ेगा सेक्रेटरियल ऑडिट इन फॉर्म MR3। सेक्रेटरियल ऑडिट करेगा एक सीएस इन प्रैक्टिस, ना कि कंपनी का जो एम्प्लॉई है सीएस, वो ऑल टाइम प्रैक्टिस में होना चाहिए, वही कर पाएगा। उस कंपनी को असिस्ट करना पड़ेगा सारा उसमें, और फिर बीओडी को रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर कोई ऑब्जर्वेशन या क्वालिफिकेशन सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में वो भर दिया है तो। इस पूरा सेक्शन का पेनल्टी है 2 लाख रुपया, कंपनी में भी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट में भी, और सीएस इन प्रैक्टिस में भी, अगर कोई भी ऐसा कुछ भी पेनल्टी कॉन्ट्रवेंशन हो जाए तो फिर 2 लाख रुपये पेनल्टी है। सेक्शन 205 फंक्शंस ऑफ सीएस, ये नॉर्मल सीएस का बात कर रहा है जो कंपनी का एम्प्लॉयमेंट में है। इसका निमोनिक है C2 एजीएम राव। C2 मतलब कंप्लायंस, कंप्लायंस कंप्लायंस करना होगा उसको एक्ट, रूल्स और अदर लॉ के हिसाब से, और बोर्ड टू डायरेक्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा इसका। दूसरा कंप्लायंस करना पड़ेगा उसको सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड से। AGM he has to obtain approvals of board of government, shareholder, गवर्नमेंट, जहाँ पर भी अप्रूवल लेना हो उसको उसको खुद आगे बढ़ के अप्रूवल लेना होगा। जी, AGM का जी, उसको गाइडेंस देना पड़ेगा डायरेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू हिज ड्यूटीज एंड पावर। M मीटिंग्स, उसको मीटिंग्स कन्वीन करना पड़ेगा
और अटेंड करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या कोई कमिटी का या फिर कोई जनरल मीटिंग, और उसको मिनट्स मेंटेन करना पड़ेगा उस मीटिंग का। राव, आर ए ओ राव, आर रिप्रेजेंट, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर वेरियस रेगुलेटर्स एंड अदर अथॉरिटीज अंडर दिस एक्ट, का आप जी भी जरूरत है उसको करने का। ए अफेयर्स, उसको असिस्ट करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एंड ओ एनी अदर ड्यूटीज एज मे बी असाइन टू हिम टाइम टू टाइम। अच्छा, ये जो पूरा सेक्शन है 204 का ऑडिट का और 205 का फंक्शंस का, दिस डज नॉट अफेक्ट द ड्यूटीज और द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। मतलब कुछ भी गलती हो रहा है सीएस का, उसको तो हम लोग पेलेंगे ही, तुम लोग चारों पांचों को भी ध्यान रखना होगा। एंड ऑफ चैप्टर 3।